एवरीवन, मेरा नाम सबका बहुत ही ज्यादा स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत इतना शुक्रिया का अदा नहीं कर सकते। बिल्कुल, आप सबका बहुत ही ज्यादा मोहब्बतों का बहुत ज्यादा शुक्रिया। आज की वीडियो लेकर आए, इसमें हम योगी आदित्यनाथ इन आपकी अदालत, भाई ये उनका 5 से 6 साल पहला इंटरव्यू है। बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी कि वो भी 10 किस्म का इनका इंटरव्यू है तो उस पर भी रिएक्शन दे। तो ऐसा करते हैं भाई, आपकी रिक्वेस्ट को हम जाया तो होने दे नहीं सकते। तो आप मानते हैं, बिल्कुल आप बस मान दो, आप नहीं मान रहे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें। ऐसा कहते हैं भाई, योगी बाबा का बुलडोजर कहाँ तक पहुंच चुका है वो हम देखते हैं। प्लीज वीडियो को अंत तक देखेगा। और वोट जो कि भाई कल मंडे है तो मुंबई का जो हिस्सा है ना, वहाँ पे वोट डलने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अपने हक का इस्तेमाल जरूर करें और अच्छा इस्तेमाल करें और सोच समझ के इस्तेमाल करें। वीडियो को देख लेते हैं, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना किसको वोट कर रहे हो। अब शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, आपकी अदालत, रजत शर्मा के साथ। नमस्कार, आपकी अदालत में आपका स्वागत है। आज हमारे मेहमान एक ऐसी शख्सियत है जिनकी चर्चा पूरी दुनिया में है, सिर्फ भारत में नहीं, लंदन में, अच्छा, न्यूयॉर्क में, हर जगह इनके बारे में लोग सवाल पूछते हैं, इनके बारे में जानना चाहते हैं। ऐसी शख्सियत जिससे उत्तर प्रदेश की जनता ने प्यार और दुलार दिया, मान सम्मान दिया। ऐसा व्यक्ति जिसको अभी मुख्यमंत्री बने हुए कुछ महीने हुए हैं, लेकिन लोग बहुत सारे सवाल उनसे पूछना चाहते हैं। प्लीज वेलकम उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और एक और खास बात मैं आपको बता दूं, आपकी अदालत में आज जज उत्तर प्रदेश की जनता है, आप सब लोग हैं, आप सब लोग फैसला करेंगे आज के मुकदमे का। ये बात और इससे पहले कि इल्जामात और सवालात का सिलसिला शुरू करें, मैं सवाल पूछूं, सफाई मांगू योगी आदित्यनाथ से। एक नजर योगी आदित्यनाथ के पॉलिटिकल करियर। उत्तराखंड के गढ़वाल में एक राजपूत परिवार में जन्मे अजय सिंह को आज सारा देश योगी आदित्यनाथ के नाम से जानता है। बचपन से ही तेज दिमाग वाले अजय सिंह ने गढ़वाल विश्वविद्यालय से गणित में बीएससी की पढ़ाई की, फिर महंत अवैधनाथ के संपर्क में आए। 26 साल की उम्र में संन्यास लेकर योगी आदित्यनाथ का नाम पाया। आम सन्यासियों से अलग रहकर योगी आदित्यनाथ ने धैर्य और राजनीति के बीच संतुलन साधते हुए जन सेवा का रास्ता चुना। योगी आदित्यनाथ ने गोरक्षपीठ की धार्मिक जिम्मेदारी के साथ साथ महंत जी की राजनीतिक विरासत भी संभाली। 1998 में लोकसभा चुनाव जीतकर योगी आदित्यनाथ सबसे कम उम्र के सांसद बने। लगातार 5 बार लोकसभा चुनाव जीतने वाले योगी आदित्यनाथ 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के फायर ब्रांड स्टार प्रचारक रहे। योगी ने 175 से ज्यादा सभाएं की और बीजेपी को प्रचंड बहुमत दिलवाया। योगी आदित्यनाथ सन्यासी से चीफ मिनिस्टर बने, उत्तर प्रदेश की कमान संभाली। योगी आदित्यनाथ की दिनचर्या कड़े अनुशासन में बंधी है, विवादों से नाता है। आपकी अदालत में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी पैरवी खुद करेंगे। तो आइए मुकदमा शुरू करते हैं। आपकी अदालत में पहला इल्जाम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आपकी अदालत में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर आरोप है कि इनका दिल बड़ा कठोर है। योगी जी, आपके साथ जो कॉलेज में पढ़ते थे साथी संगी, ये कहते हैं बीरेन बहुखंडी ने बताया कि आप 22 साल की उम्र में अचानक गायब हो गए। ऐसे वक्त जब लोग आपको प्यार करते थे, आपकी प्रखर बुद्धि की सराहना करते थे, आप बहुत अच्छे स्टूडेंट थे, लेकिन संगी साथियों को छोड़ के, परिवार को छोड़ के अचानक चले गए। देखिए, सच है
लेकिन जीवन का कोई उद्देश्य तो होना चाहिए। वो क्षण अत्यंत कठिन होता है, लेकिन वो मैंने निर्णय लिया। मैंने अपने कॉलेज के दिनों में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और इस दुनिया के सबसे बड़े स्वयंसेवी संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कार्यपद्धति को, राष्ट्र के प्रति उनके समर्पण के भाव को देखा तो मेरे मन में आया कि मुझे भी इस दिशा में कार्य करना चाहिए। और उस समय मेरा संवाद और मेरा संपर्क हुआ राम जन्मभूमि मुक्तयज्ञ समिति के अध्यक्ष गोरक्ष पीठाधीश्वर पूज्य महंत विद्यानाथ जी महाराज से। उन्होंने मुझे 2-3 बार गोरखपुर बुलाया, लेकिन मैं चूंकि विद्यार्थी परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रमों के साथ इतना जुड़ा हुआ था कि समय नहीं मिल पा रहा था। लेकिन जब राम जन्मभूमि आंदोलन बहुत तीव्र और आगे बढ़ा तो मुझे लगा कि अब मुझे उस मिशन में आगे बढ़ जाना चाहिए, तो मैं गोरखपुर चला गया। और बाद में ये मेरा सौभाग्य है कि गोरक्ष पीठाधीश्वर पूज्य महंत विद्यानाथ जी महाराज ने मुझे अपना शिष्य स्वीकार किया। मैंने उनसे संन्यास की दीक्षा ली और फिर एक नाथ योगी के रूप में मैं आया। लेकिन संन्यास लेने के पहले मैंने अपने पूज्य गुरुदेव के सामने कुछ प्रश्न उससे रखे थे, क्योंकि ऋषिकेश और हरिद्वार में रह करके मैंने ये देखा था कि बहुत सारी चीजें मेरे सामने आई थी, देखता था मैं। संन्यास का मतलब क्या पलायन है, और अगर पलायन है तो मैं पलायन, जीवन में पलायन का रास्ता नहीं अपनाना चाहता था। मैंने इस बात को कहा कि मैं संन्यास का मतलब सेवा से जोड़ करके देखना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि गोरक्षपीठ जिस अभियान के साथ जुड़ी हुई है, एक बार तुम उसको देखो। तो 6 महीने का समय दिया उन्होंने मुझे, और मुझे लगा कि वास्तव में संन्यास का जो सही अर्थ है उसको गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत विद्यानाथ जी महाराज जी रहे हैं। तो उन्होंने मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार किया, मैंने उन्हें गुरु के रूप में स्वीकार किया, और मैं सन्यासी के रूप में, योगी आदित्यनाथ के रूप में सबके सामने आ गया। लेकिन वो व्यक्ति जिसको सब लोग प्यार करते थे इतना कठोर कैसे हो सकता है? माता पिता को नहीं बताया, भाइयों को नहीं बताया, बहन को नहीं बताया। देखिए, एक छोटे परिवार से एक बड़े परिवार में सन्यास के रूप में मेरा आगमन है। व्यक्ति परिवार के बारे में जब सोचता है तो सोच बड़ी संकुचित होती है। जब पूरे समाज के बारे में, पूरे राष्ट्र के बारे में सोचता है, वो विराट सोच है, ये सही मायने में हिंदुत्व की सोच है। और इस सोच को लेकिन जब आप सन्यासी बन गए, माता पिता ने आपको देखा, सिर मुड़ा लिया था, भगवा कपड़े पहन लिए थे, कानों में कुंडल था, वो तो बहुत रोए आपको देख के। हाँ, क्यों नहीं। उनके सामने मेरे पिता जो है उनको जानकारी नहीं थी, क्योंकि मैं किसी को बता के गया ही नहीं था। तो समाचार पत्रों में निकला होगा तो उनको कहीं से जानकारी मिली, तो मुझे ढूंढते ढूंढते गोरखपुर पहुंचे। मैं संजोग से मंदिर में सफाई के कार्य को देख रहा था तो मेरी नजर अचानक पड़ी, लेकिन मैं इस भेष में कैसे उनके सामने जाऊं, मुझे स्वयं संकोच हुआ। लेकिन अब जाना था तो उन्होंने मुझे देखा तो उनके आंखों में आंसू आ गए। लेकिन मैं उनको ढांढस बंधवाया, बिठाया, ले गया। बिठा करके फिर मैंने अपने पूज्य गुरुदेव से फोन से, गोरखपुर में नहीं थे लेकिन मैंने उनको फोन से सूचना दी। तो मुझे पूज्य गुरुदेव को लगा कि ऐसा नहीं होगी, मैं फिर अपने पिता के साथ चला जाऊं। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम्हारी मानसिकता क्या है। मैंने कहा नहीं, मैंने जब संन्यास ले लिया है तो मैं तो गोरखपुर में ही रहने के लिए आया हूं, लेकिन आपको वास्तविकता से अवगत कराना मेरा कर्तव्य है। मैंने आपको बताया है। उन्होंने फिर बातचीत किया, उन्होंने बताया कि भाई देखो, तो जीवन का उद्देश्य होता है। खैर, उन्होंने बाद में इसको स्वीकार भी किया कि नहीं भाई, तुम्हारा मार्ग ठीक है, तुमने जो किया ठीक किया है, अच्छा है, हमारी शुभकामनाएं हैं, हमारा आशीर्वाद है। आपके बारे में रिसर्च करते करते मुझे ये भी पता चला कि आपकी बड़ी बहन थी 5 साल बड़ी, जो आपको पहली क्लास में जब जाते थे तो उंगली पकड़ के ले जाया करती थी जंगल के रास्ते से स्कूल। हाँ। और सबसे ज्यादा करीबी वही थी आपकी। लेकिन इतने बरस अलग रहे, 20-21 साल में आप उनसे मिले नहीं, बस 1-2 बार मिले। मैं सही बता रहा हूं कि मैंने जीवन में जो कुछ भी सीखा है अपनी माँ और अपनी बहनों से सीखा है। वो मुझे पढ़ाते थे। मेरी माँ मुझे
यानी मुझे अक्षर का ज्ञान मेरी मां ने कराया, लेकिन और पूरे उस स्कूली शिक्षा के बारे में भी इंग्लिश मेरी बहन मुझे पढ़ाती थी। लेकिन जब मैंने कहा ना कि एक छोटे परिवार से एक बड़े परिवार में एक सन्यासी के रूप में मेरा मिलन है, और मैंने उसको उस रूप में मैं जीवन जी रहा हूं और पूरे समाज को एक परिवार के रूप में लेकर के आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा हूं। अब योगी जी, मैं भी समझना चाहता हूं, देश की जनता भी समझना चाहती है, कोई ऐसा कठोर कैसे हो सकता है कि आप सन्यासी बन गए, उसके 2 साल बाद आप भिक्षा लेने के लिए अपने घर गए, अपनी मां से भिक्षा मांगी, मां के दिल पे क्या बीती होगी? देखिए, सन्यास का एक धर्म है वो, और उसका निर्वहन प्रत्येक को करना होता है कि जीवन में उसको एक बार अपने परिवार से भिक्षा लेने के लिए जाना ही होगा, और मुझे लगता है कि उसका निर्वहन मैंने भी किया है। तो कभी मन में ये ख्याल नहीं आया कि मैं भी घर बसा लूं? देखिए, व्यक्ति ने जब एक बार निर्णय ले लिया है, मैं उन लोगों की स्थिति को पहले से देख रहा हूं जिन्होंने घर बसाया है। तो कम से कम मैं उस टेंशन से फ्री हूं। लेकिन मेरी शुभकामनाएं होती हैं, जब कोई व्यक्ति शादी करता है तो मैं उसको शुभकामना देने, आशीर्वाद देने जरूर जाता हूं। आपकी बहन तो ये भी कहती है कि उनके जो छोटे छोटे बच्चे से उनसे बहुत प्यार था, कॉलेज से लौटते समय आप उनके लिए टॉफी लेके जाते थे। हाँ, क्यों नहीं, मैं आज भी कहीं जाता हूं, अब तो मुख्यमंत्री के रूप में हो सकता है बहुत भीड़ भाड़ में जाने में थोड़ा ये होता है, लोग रोकते हैं, सुरक्षा वाले रोकते हैं, प्रशासन ऐसी व्यवस्था कर देता है, लेकिन एक सांसद के रूप में भी जब मैं वो जाता था तो मैं अपने साथ 2-4-5 किलो टॉफी लेकर के या लड्डू लेके जाता था, और बच्चे मिलते थे तो उनको मैं टॉफी बांटता था। और किसी भी क्षेत्र में मैं जाता था, कहीं भी जाता था, यहां तक कि इलेक्शन के दौरान भी मैं कभी कभी मुझे ये तो रहता था कि इलेक्शन कमीशन इसको मान ले, लेकिन मैं मानता था इन बच्चों को कोई वोट तो देना है नहीं, इसलिए इलेक्शन कमीशन इस मामले में मुझे कटघरे में खड़ा नहीं कर सकता है। लेकिन मैं तब भी वहां बच्चे मिलते थे तो मैं टॉफी और उनके लिए लड्डू जरूर जाता था। उत्तर प्रदेश की परंपरा योगी जी ये रही है कि कोई मुख्यमंत्री बनता है तो फिर अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाता है, फिर बेटा अपने बेटे के लिए तैयारी करता है, और हमने तो देखा पूरे परिवार में लड्डू बंटते हैं। देखिए, आदरणीय मोदी जी ने और आदरणीय अमित शाह जी ने चुनाव के पहले इस बात को कहा था ना कि प्रदेश से परिवारवाद और जातिवाद को समाप्त करना है। तो मुझे लगता है कि जातिवाद और परिवारवाद की राजनीति को और तुष्टीकरण की राजनीति को ही समाप्त करने के लिए संभवतः मुझे भेजा गया है, और मैं उस कार्य को कर रहा हूं। लेकिन आपने कभी सोचा था कि योगी आदित्यनाथ एक कल्ट फिगर बन जाएंगे पूरे देश में? अब लोग आपकी तरह बाल भी कटवाना चाहते हैं। देखिए, मैं तो एक सन्यासी हूं, लोक कल्याण का मार्ग जितना भी प्रशस्त हो सकता है उतना मैं पूरी जी जान से उसके लिए प्रयास करूंगा, और मैं उसके लिए लगा हूं। मुझे पार्टी ने, मुझे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक अवसर दिया है उत्तर प्रदेश की जनता की सेवा करने का। उस दायित्व का निर्वहन मैं करने का प्रयास कर रहा हूं। मुझे लगता है कि आप सबकी शुभेच्छा से, शुभकामनाओं से मैं उसमें सफल होऊंगा। लेकिन योगी जी, दुनिया को तो ये लगता है कि ये कैसा अजूबा है, ये कैसा नमूना है कि ये भगवे वस्त्र पहने हुए है, सन्यासी है, लेकिन राज सिंहासन पर बैठे। हाँ, ठीक बात है। ये भारत की वास्तविक परंपरा रही है। जिन्होंने भारत को नहीं समझा है वे लोग ये प्रश्न कर सकते हैं, लेकिन इस देश का योगी ही इस देश का राजयोगी भी बना है, और उस राजयोगी के रूप में उस दायित्व का निर्वहन दिल्ली में मोदी जी कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में उन्होंने बेहतर मुझे किया। ये जो आपको उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी मिली है, जिस तरह से निर्वहन कर रहे हैं, उसको लेकर के बहुत सारे सवाल मेरे पास में हैं। हम एक ब्रेक रुकेंगे, और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर एक और इल्जाम। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे उद्घाटन हो गया, लेकिन अभी
खुला नहीं है यातायात के लिए। मुझे परेशानी इस बात की होती है कि मुझे पूरे एक्सप्रेसवे पे सुरक्षा देनी पड़ रही है, विशेष हिदायत देनी पड़ रही है कि भाई देखो इटावा और सफाई के आसपास थोड़ा बचा करके रखिए लोगों को। वेलकम बैक। हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हैं और आज हमारे मेहमान हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर इल्जाम है कि इन्होंने लोगों को झूठे सपने बेच दिए। अब ये इल्जाम मेरा नहीं है, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का है। वो कह रहे हैं कि पूरे इलेक्शन कैंपेन के दौरान हम लोगों को समझाते रहे और योगी जी बहकाते रहे और ये जीत गए, हम पीछे रह गए। बहकावे में लोग आ गए उनके, हैं? देखिए, जो सपने दिखाता है वही उसको साकार भी करता है। हमने प्रदेश के अच्छे के लिए सपने दिखाए हैं और हम उसको साकार भी करेंगे। प्रदेश के अंदर विरासत में हमें जैसी स्थिति मिली है प्रदेश की, वो सचमुच चौंकाने वाली है। कोई अनुमान करेगा उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य, देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र, 22 करोड़ आबादी की जनसंख्या का प्रदेश, जिस प्रदेश या प्रदेश अगर एक देश होता तो दुनिया का 5वां बड़ा देश होता है। और इस प्रदेश में 1.5 लाख किलोमीटर की सड़कें गड्ढायुक्त हों, 5 जिलों को छोड़ करके बाकी किसी भी जिले में बिजली 2 से 3 घंटे 4 घंटे से अधिक न मिलती हो, जहां पर शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, पेयजल का हो, बुनियादी सुविधाओं का नितांत अभाव हो, स्वच्छता की रेटिंग को जब सामने आती है देश के, तो इसमें 100 गंदे शहरों में 52 उत्तर प्रदेश के आते हैं। और जब हम प्रदेश के दायित्व को हम लोगों ने निर्वहन किया तो प्रदेश का खजाना एकदम खाली था। अखिलेश यादव ये सच कहते हैं कि आखिर हम इन सपनों को पूरा करेंगे कैसे, लेकिन ये प्रदेश के सपने साकार करेंगे हम लोग और उस दिशा में हमने कदम बढ़ाए हैं। योगी जी वो तो कहते हैं कि उन्होंने जो सड़क बनवाई उसको जो देख लेगा वो उनकी वाहवाही करेगा। वो कहते हैं उन्होंने भवन बनवाए, उन्होंने फव्वारे लगवाए, उन्होंने तो जयप्रकाश की भवन के ऊपर तरणताल स्विमिंग पूल बनवा दिया। तो यही तो करते रहे लोग। इस प्रदेश का दुर्भाग्य यही है। मैंने आपको कहा ना, 1.5 लाख किलोमीटर की सड़कें गड्ढा युक्त थी। और सही बताऊं मैं आपको, मैं चुनाव के दौरान जब कहीं जाता था तो मुझे गड्ढा युक्त सड़कें दिखती थी। अगर मुझे रात्रि हो जाता था तो अगर किसी दूसरे स्टेट से हमें यूपी में आना होता था 19 मार्च 2017 के पहले, तो जहां से अंधेरा प्रारंभ होता था समझ लीजिए उत्तर प्रदेश की सीमा शुरू हो गई है। जहां से गड्ढा युक्त सड़कें प्रारंभ हो गई उत्तर प्रदेश, जहां पर छिनैती, डकैती, लूटपाट, बहन और बेटियों की इज्जत के साथ सरेआम खिलवाड़ करने की प्रवृत्ति होती थी और सत्ता का संरक्षण उन मंचलों दुष्कर्मियों को प्राप्त होता था, वो उत्तर प्रदेश होता था। लेकिन हम लोगों ने उस व्यवस्था को बदलने का एक प्रयास किया है, हम लोग उसको बदल रहे हैं। अभी हमारा बजट नहीं आया है, लेकिन बजट आने के पहले प्रदेश की सभी सड़कों को हम गड्ढा मुक्त कर देंगे। अभी बजट नहीं आया है। इनके लिए कौतूहल और आश्चर्य का विषय यह है कि बजट अभी आया नहीं, उन्हें मालूम है कि प्रदेश का खजाना इन्होंने खाली करके छोड़ा है, लेकिन उन्हें यह भी मालूम कि हम लोग संन्यास परंपरा के लोग हैं, हमें विरासत में कुछ नहीं मिलता है, लेकिन हम पूरे समाज को लेकर के सब कुछ इकट्ठा भी करने की क्षमता रखते हैं। और वही अगर खजाना खाली है तो किसानों के 36,000 करोड़ के कर्ज कैसे माफ कर दिए? कर रहे हैं ना हम लोग। कहां से देंगे? हम दे रहे हैं। इसीलिए कहा एक हम ही लोग कर सकते हैं, इस देश का कोई योगी ही कर सकता है। हमने सभी फिजूल खर्चे बंद करवा दिए हैं। आप अनुमान करिए वित्तीय अनुशासनहीनता की क्या पराकाष्ठा थी। यहां पर पीपीआर बनता है गोमती रिवर फ्रंट का 160 करोड़ का, डीपीआर बनते बनते वो चला जाता 660 करोड़। 2 वर्ष में योजना पूरी होनी थी। जनवरी 2015 से
प्रारंभ हुई योजना जनवरी 2017 में संपन्न होनी थी। अधिक से अधिक बीपीआर में 660 करोड़ में सब कार्य संपन्न हो जाता है, नहीं हुआ। 1437 करोड़ खर्च हो चुके हैं और अभी योजना अधूरी है। यह प्रदेश की वित्तीय अनुशासनहीनता की प्रकाष्ठा है, लूट का एक ऐसा नग्न तांडव है। जेपीएन सेंटर को आप देखिए ना, क्या स्थिति है उसकी। जिस प्रदेश में जनता बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रही है, वहां पर आप कुछ चंद राजनेताओं के लिए मौज मस्ती का एक सेंटर बनाना चाहते हैं। ये मजाक है प्रदेश की और देश की व्यवस्था के साथ। ये नहीं स्वीकार होगा, इसको हम नहीं चलने देंगे। मेरे पास एक दिन एक कैंसर का पेशेंट आया। मैं जनता दर्शन का कार्यक्रम लगाता हूं, प्रतिदिन जनता से मिलता हूं। मेरे पास आया, उसने कहा साहब कैंसर का पेशेंट हूं, मेरे पास पैसा नहीं है, कैसे मैं उपचार करूं। मैंने कहा आपको हॉस्पिटल में भर्ती करवा देते हैं, वहां से आप एस्टिमेट बनवा लीजिए, जो खर्चा आएगा प्रदेश सरकार देगी उसको। ये ड्यूटी है हमारी, किसी गरीब को स्वास्थ्य की सुविधा दिलाना, हम लोग करेंगे इसको। तो मेरे दिमाग में आया कि अखिलेश यादव ने यहां पर एक कैंसर इंस्टीट्यूट का भी उद्घाटन किया था। मैंने मिनिस्टर को फोन किया, मैंने कहा वो कैंसर इंस्टीट्यूट में आप देख करके आइए, अगर वहां पे पेशेंट भर्ती हो सकता है पेशेंट को भर्ती करवा दो। मैंने उसके सारे कागजात रखे, उसको मैंने कहा कि भाई आपकी हम व्यवस्था करवा रहे हैं। हमारा मंत्री वहां जाता है, हमारे मंत्री ने जाने के बाद मुझे बताया कि साहब कैंसर इंस्टीट्यूट का केवल एक ढांचा खड़ा है, वहां ना बेड है, ना वहां पे कीमोथेरेपी की व्यवस्था है, ना वहां रेडियोथेरेपी की व्यवस्था है, ना वहां कोई डॉक्टर है, ना कोई वहां पैरामेडिकल का स्टाफ है। तो मैंने कहा उद्घाटन के समय तो बेड थे, कहा वो तो केजीएमयू से बेड लाए गए थे, फिर वापस चले गए। तो गाइस ये थी आज वीडियो। तो यार देखा ही आप सबने कि योगी आदित्यनाथ जी का इंटरव्यू आप सबने, ये अभी उनका इंटरव्यू 5 से 6 साल पुराना है। तो तब भी आपको पता है कि जब वो यूपी के सीएम बने थे, तब भी उन्होंने बहुत ही ज्यादा अच्छे काम किए थे, लोगों के लिए रोड बनाए, लोगों के लिए हॉस्पिटल्स बनाए, हर एक का मतलब कि उन्होंने सोचा कि यार जो भी प्रॉब्लम है ना, जब भी कोई सीएम उन्होंने बोला कि मैं कोई भी किसी से वादा करता हूँ तो मैं उसको कंप्लीट करता हूँ। और अब अगर आप उनका इंटरव्यू जाके देखना, जो लेटेस्ट है वो भी हमने वीडियो अपलोड की है, उसमें आपको पता चलेगा कि उन्होंने कितने ज्यादा काम करवा दिए हैं अब यूपी में। और जो बीजेपी की हुकूमत है उनके दौर में जो डेवलपमेंट, भाई जो क्या बोलते हैं, एक तूफान आया ना डेवलपमेंट का, वो पिछली हुकूमतों में नहीं आया। ऐसा नहीं है कि पिछली हुकूमतों में भाई डेवलपमेंट नहीं होती रही है, लेकिन स्लो होती रही है। और इनकी हुकूमत में जितनी भाई लोगों को सुरक्षा दी गई, लोगों को फ्री में सिलेंडर दिए गए, लोगों को जो बिना सूद के लोन दिए गए, इसके अलावा और भी अगर अनगिनत बातें की जाए, लोगों को मंदिरों मस्जिदों के लिए उनको होता है ना फंड किया गया कि भाई आप मस्जिदें बनाए, मंदिर बनाए। लेडीज के लिए खास तौर पे उन्होंने ये काम किया कि भाई यूपी में जो है ना 3 तलाक का जो है ना वो खत्म कर दिया, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू कर दिया, जिससे जो लेडीज है ना उनको बहुत ही राहत मिली। लेकिन इसके खिलाफ दूसरी पार्टीज बहुत ज्यादा है और कुछ मर्द भी हैं, लेकिन लेडीज जो है ना वो इस चीज को सपोर्ट करती हैं। और पहले होता था कि लेडीज जो है ना खुलेआम घूम नहीं थी सकती, उनको ना डर ही लगा रहता था। लेकिन अभी जो है ना योगी आदित्यनाथ ने ना लेडीज को इस काबिल बना दिया कि वो अपने पैरों पर स्टैंड भी हो सकती हैं और जो है ना अकेले बाहर भी जा सकती हैं। उनको कॉन्फिडेंस लेवल इतना बढ़ा दिया है। तो सच्ची में अच्छा लगता है इनको देखकर। योगी आदित्यनाथ काफी अच्छे एक इंसान है जिन्होंने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी है सेवा, लोगों की सेवा करने के लिए, अपने कंट्री की जनता की सेवा के लिए। उन्होंने अपने बचपन में देखने कि भाई उन्होंने अपने माता पिता, अपने बहन भाइयों सबको छोड़कर जो है ना वो एक संन्यास उन्होंने अपनी लाइफ से ले लिया। फिर उन्होंने बोला कि मैं संन्यास जब मैंने लिया तो मैं चाहता था कि जो है ना कुछ लोगों की सेवा करूं। तो फिर उनको इस तरह से वो सियासत में और उनको जो है यूपी का सीएम बना दिया गया। और बहुत ज्यादा लोगों को उम्मीद है कि भाई मोदी जी के बाद जो है ना पीएम भी यही बनेंगे। तो वाकई में मुझे खुद लग रहा है इनमें ऐसी काबिलियत है कि वो पीएम बन सके। तो बहुत ही अच्छा लगा। आपको कैसा लगा इंटरव्यू बताना, फिर आपको मिलता है एक और वीडियो में।